वैसे दो कार्बोहाइड्रेट जो एक कार्बन पर, वैसे दो कार्बोहाइड्रेट जिनका त्रिविम में विन्यास, त्रिविम में सिर्फ एक कार्बन पर विन्यास अलग अलग होता है। सिर्फ एक कार्बन पर विन्यास, एक कार्बन पर विन्यास अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, एपीमर कहलाते हैं। एपीमर कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है। जैसे डी ग्लिसरल डिहाइड, याद होगा तुम लोग को, फिर से हम चित्र बना दे रहे हैं। डी ग्लिसरल डिहाइड एवं एल ग्लिसरल डिहाइड, एवं एल ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है। तो डी ग्लिसरल डिहाइड और एल ग्लिसरल डिहाइड चित्र बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये चित्र होता है। देखो चित्र में क्या होगा। सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और नीचे में सी एच टू ओ एच। तो ये तुम्हारा डी ग्लिसरल डिहाइड हो गया। और वही तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ एच रहेगा, लेकिन बात अब क्या बदल जाएगा, ओ एच एच हो जाएगा। तो ये पलटा पलटी के चलते ही इनका दो गो नाम हो गया। सूत्र कहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं। एक दूसरे के एपीमर हैं। तो इसी तरह से कई गो एपीमर होता है, सब हम नाम लिख दे रहे हैं। चलिए, तो उदाहरण में और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरा ही पहला हो गया, दूसरा है डी डी इरिथ्रोज, डी इरिथ्रियोज। ठीक है। एवं डी थ्रियोज, एवं डी थ्रियोज एक दूसरे के एपीमर हैं। एक दूसरे के एपीमर हैं। ठीक है। तीसरा डी इरिथ्रियोज और थ्रियोज हो गया ना। डी राइबोज एवं डी अरेबिनोज। ये नाम तुम लोग को याद रखना है। अरेबिनोज एक दूसरे के एपीमर हैं। चौथा डी जाइलोज एवं डी लायोक्सोज, डी लायोक्सोज एक दूसरे के एपीमर हैं। ठीक है। और पांचवा में डी एलोज एवं डी अल्ट्रोज। ये पूछा जा सकता है कि कौन किसका एपीमर है। एक दूसरे के एपीमर हैं। डी ग्लूकोज, ग्लूकोज सुने हो ना, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि ग्लूकोज का एपीमर कौन है। तो मनोज है, मनोज तो याद रहबे करेगा तुम लोग को। तो ग्लूकोज का एपीमर मनोज है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का एपीमर डी ग्लूकोज एवं डी आयोडोज। ठीक है। ये भी एक दूसरे के एपीमर हैं। और एक लास्ट आपको बता देते हैं, डी टेलोज।
एक दूसरे के एपीमर हैं। एक दूसरे के एपीमर हैं। चलो जी, तो गैलेक्टोज कैसे बनेगा और टेलोज कैसे बनेगा देखते हैं जरा। तुम लोग को हम सिखाए थे ना, हेजा CHO लिखने के लिए बोले थे, हेजवा CH2OH लिखने के लिए बोले थे, हेजवा HOH लिखने के लिए बोले थे। ये हम डी गैलेक्टोज बना रहे हैं और डी टेलोज हेजा बना दे रहे हैं। एक में ऐसे ही खींच देना है। क्या बदलाव है जरा देख लेते हैं। CHO हेजा लगभग करेगा, CH2OH हेजा लगभग करेगा, HOH हेजा लगभग करेगा। अब तुम लोगों को नंबरिंग सिखाए थे कि कौन किस नंबर पे है, 4 5 6 7 8। तो गैलेक्टोज 7वां नंबर पे होता है और टेलोज 8वां नंबर पे होता है। तो देखो दोनों को गोल गोल घेर दो। तो दोनों को गोल गोल घेर के पहिल का केंद्र 4 5 के बीच में मिलता है। तो गोल का दाहिने है तो दाहिने H, अब बाएं OH हो गया। फिर अब हेने नहीं ताकना है ना, तो हेने ताकेंगे तो 6 7 के बीच में, क्योंकि वही चारों का आधा 6 7 है। तो फिर H दाहिने तो OH बाएं। तो अब हेने नहीं ताकना है, तो 7 8 के बीच में ही मिलेगा। तबकी में बाएं है तो H है ना, OH है ना। अब वही 8वां नंबर बनाना है तो 4 5 के बीच में, तो दाहिने अभियो है तो H तो है ना OH। फिर 6 7 के बीच में दाहिने अभियो तो H तो है जो OH। फिर अभियो दाहिने है क्योंकि 7 8 के बीच में होगा, तो HOH। तो तुम देख सकते हो कि दोनों में गैलेक्टोज और टेलोज में खाली ऊपरे वाला कार्बन अलग अलग है। हाँ, ये वाला कार्बन देखो मिला के इस पे अलग अलग है, पीला जहाँ किए हैं, और बाकी सब एक ही जैसा है। तो इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे का एपीमर कहते हैं। ये तुम्हारा क्या है, डी गैलेक्टोज है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, डी टेलोज है। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, एपीमर हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए तो ये बातें आप सीख गए ना जी। तो ग्लूकोज का अभिक्रिया आपको हम बता ही दिए, ग्लूकोज का गुण बता ही दिए, भौतिक गुण बता ही दिए, ठीक है ना। एनोमर बता दिए, एपीमर बता दिए, ये सब कुछ आपको हम बता चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, देखिए ध्यान से। इसके जल अपघटन से, अगर सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाएगा तो क्या मिलेगा, इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। एवं बीटा डी फ्रुक्टोज की 2 इकाइयों का निर्माण होता है। 2 इकाइयों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब इसका हम लिख देते हैं अभिक्रिया C12H22O11 प्लस H2। और हेजा एंजाइम का नाम याद करिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सुक्रेज लिख रहे हैं, सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, तो एंजाइम है जिसके उपस्थिति में यह अभिक्रिया होता है। तो ये बदल जाता है C6H12O6 और C6H12O6। इसका नाम अल्फा डी ग्लूकोज है और इसका नाम बीटा डी फ्रुक्टोज है। हेलो, लिंक पहले ना भेजे हैं।
फोन कॉपी कर रहा है, पहले ना करना चाहिए था। ठीक है, तब कॉल से जोड़ना था। मतलब किसी से लिंक मांग लो। चलो जी देखो, तो इस तरह से याद रखना कि सुक्रोज का हम लोग अगर कराते हैं पानी से विक्रिया तो ये इसमें बदल जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो जी, इसमें ध्यान रखना एक बात कि ये 52 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, 52 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, ठीक है। और ये -92.4 वामावर्त में घूमता है। तो कुल मिला के इसका जो कोण होगा वो माइनस में रहेगा, और इसको शर्करा का प्रतिकन कहा जाता है। इसको शर्करा का क्या कहा जाता है? प्रतिकन। तो 52 - 92.4 कितना हो गया? तो ये -40.4 हो गया। तो ये -40.4 डिग्री जो हो गया इसका घूर्णन का कोण हो गया, सुक्रोज के घूर्णन कोण हो गया। याद रख, प्रतिपन किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए जी, समझिएगा ठीक से। न्यू लेसन में अभी टाइम है, ये नए लेसन है, इसका वीडियो सारा डाले हैं। जो लेक्चर नहीं देखे हो वो लेक्चर देख लो, यूट्यूब पे डाला हुआ है सारा। रेडमी 6 से जो भी हो, सब इसका वीडियो हम डाले हैं, जितना इस पार्ट में पढ़ाए हैं सब वीडियो डाले हुए हैं। तो जो क्लास छुट्टी हो जाता है उसको तुम देख सकते हो आराम से। चलिए, तो शर्करा का प्रतिपन किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर हम लिखेंगे कि सुक्रोज एक दक्षिणावर्त शर्करा होती है। सुक्रोज के बारे में अगर पूछा जाए तो दक्षिणावर्त होता है। सुक्रोज एक दक्षिणावर्त शर्करा होती है। लेकिन जल अपघटन के पश्चात लेकिन जल अपघटन के पश्चात जब इसका जल अपघटन करा दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है? इसका बदल जाता है कोण, घूर्णन कोण, जल अपघटन के पश्चात। इसके वामावर्त कोण इसके वामावर्त कोण का मान इसके वामावर्त कोण का मान दक्षिणावर्त कोण से अधिक होता है। दक्षिणावर्त कोण से अधिक होता है। दक्षिणावर्त कोण से अधिक होता है, अतः इसका घूर्णन कोण दक्षिणावर्त से वामावर्त हो जाता है। तो अभिक्रिया के बाद दक्षिणावर्त से ये क्या हो गया? वामावर्त हो गया। हो जाता है, ठीक है। अतः इसे इच्छु शर्करा या अपवृत शर्करा कहा जाता है। इसलिए इसे अभी पिछले पेज पे दिखाए हैं कि कैसे दक्षिणावर्त से वामावर्त हो जाता है। इसे इच्छु शर्करा भी कहा जाता है, इसलिए इसे इच्छु शर्करा
या अपवृत शर्करा, अपवृत शर्करा या शर्करा का प्रतिपन कहते हैं, या शर्करा का प्रतिपन कहते हैं। माने जल से अभिक्रिया कराने के बाद, उसके पहले नहीं। तो जब जल से अभिक्रिया कराया गया तो इसका कोण बदल गया। अब कहने का मतलब ये है कि सुक्रोज का जब जल से अभिक्रिया कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। ये बात तो रट जाइए आप लोग एकदम, कि जल से अभिक्रिया कराने पे ये किस किस में टूटता है। अब इसका जो कोण होता है वो 52 डिग्री होता है, और इसका जो होता है वो 92.4 डिग्री होता है। लेकिन ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। तो कुल मिला के देखा जाएगा तो प्लस और माइनस मिला के निगेटिव में जाएगा, और इसीलिए इसको प्रतिपन कहा जाता है, या इच्छु शर्करा कहा जाता है, या अपवृत शर्करा कहा जाता है। क्योंकि शुरू में धनात्मक था और बाद में ऋणात्मक हो गया। चलिए, ठीक है। तो ये सब हो गया आप लोग का। एक क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि सुक्रोज एक अनअपचाई शर्करा होती है। सुक्रोज एक, कई बार पूछा हुआ है, अनअपचाई शर्करा होती है। एक अनअपचाई शर्करा होती है। शर्करा होती है क्यों? तो देखो जी, अनअपचाई शर्करा होने का वजह क्या है? सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज, सुक्रोज में क्या रहता है? अल्फा डी ग्लूकोज। अभी देखिए रहे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, तो दोनों रहता है। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी फ्रुक्टोज की इकाइयाँ बीटा डी फ्रुक्टोज की इकाइयाँ इकाइयों के ग्लाइकोसिडिक बंधन में ग्लाइकोसिडिक बंधन में धन में कार्बोनिल समूह भाग लेते हैं। कार्बोनिल समूह भाग लेते हैं। कार्बोनिल समूह भाग लेते हैं, ठीक है। अतः यह अनअपचाई शर्करा शर्करा होती है। तो बस यही ध्यान रखना है, याद रखना है, कि अनअपचाई शर्करा क्यों होती है। तो बोलेंगे कि कार्बोनिल समूह इनका भाग लेता है, ठीक है, जब ग्लाइकोसिडिक बंधन बनाना होता है। तो लोग को पहले हम ग्लाइकोसिडिक बंधन लिखवाए हैं, तो उस ग्लाइकोसिडिक बंधन को बनाने में कार्बोनिल समूह भाग लेता है। इसीलिए जो है वो तुम्हारा ये अनअपचाई शर्करा होता है। माल्टोस क्या होता है? तो माल्टोस के जल अपघटन से हम लोग को अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। इसके जल अपघटन से, मतलब जब इसकी अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो अल्फा डी ग्लूकोज की दो इकाइयों मिलती हैं। तन से अल्फा डी ग्लूकोज की
अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। दो इकाइयां प्राप्त होती हैं। और इसका भी सूत्र वही है जो ग्लूको सुक्रोज का होता है, ठीक है। तो बस इसमें एंजाइम का नाम बदल जाता है। इसका भी सूत्र C12H22O11 है। और इसका भी जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा C6H12O6 और C6H12O6। लेकिन इस पर दोनों का नाम अल्फा डी ग्लूकोज है। तो बस यही फर्क याद रखना है कि सुक्रोज को पानी के साथ जल अपघटित कराते हैं तो क्या मिलता है, और मल्टोज को कराते हैं तो क्या मिलता है। तो मल्टोज को कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है, और सुक्रोज को कराते थे तो फ्रुक्टोज भी मिलता था। देखो जी, तो ये समझ लेना अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा इसका, ध्यान रखना जल अपघटन कराने से। और माल्टोज का तो चित्र भी आसान है, इसका चित्र भी बना सकते हो चाहो तो। चित्र भी आप इस तरह से इस्तेम याद रख सकते हो। ये चित्र होता है इसका। तो याद रखना चाहो तो चित्र भी याद रख सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। HOH, और यहाँ पे CH2OH है। यहाँ पे भी CH2OH होता है। ये तो लोग को हम बनाना सिखाए हैं। और प्लस H2O, तो ये माल्टोस हो गया तुम्हारा। तो माल्टोस की संरचना भी आसान है, याद रखना। इसी बंधन को ना ग्लाइकोसिडिक बंधन कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंधन। चलो जी, तो ध्यान रखना इस बात को। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं लैक्टोस। अगला है हमारा लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज के बारे में बस यही याद रखना है कि इसके जल अपघटन से क्या बनता है। तो इसके जल अपघटन से, इसके जल अपघटन से अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज एवं अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज एवं बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसका भी सूत्र वही होता है। सूत्र वही होता है, ध्यान रखना। C12H22O11, देखो तीनों का सूत्र एक ही है। सुक्रोज का, लैक्टोज का और माल्टोज का, तीनों का। यहाँ पे लेकिन नाम बदल रहा है, ये लैक्टोज हो गया, और इसका उत्पाद भी बदल जा रहा है। सूत्र वही बनेगा C6H12O6, C6H12O6, लेकिन नाम कुछ और होगा। एक का नाम होगा बीटा डी गैलेक्टोज और एक का नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। अल्फा डी ग्लूकोज की इन इकाइयों का निर्माण होता है। इन इकाइयों का निर्माण होता है।
तो ये ध्यान रखना, C6H10O5, ठीक है, और इसका होल N कर देंगे प्लस N मोल H2O, और ये डायास्टेज के उपस्थिति में होता है। ये मेन चीज है जो हम ऊपर लिख रहे हैं, डायास्टेज, ठीक है। इसके पहले वाला में लैक्टेज याद करना होगा, इसके पहले वाले में यहाँ पे लैक्टेज लिखेंगे, लैक्टेज की उपस्थिति में होता था, यानी लैक्टोज को तोड़ने में लैक्टेज का काम होता है, और स्टार्च को तोड़ने में डायस्टेज का काम होता है। तो डायस्टेज इसको तोड़ करके और बदल देता है, इसमें बदल देता है, तो एन इकाइयाँ देता है C6H12O6, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की एन इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्टार्च दो रूप में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। स्टार्च दो रूपों में पाया जाता है, स्टार्च दो रूपों में पाया जाता है। देखो जी, अब स्टार्च दो रूप में कौन कौन में पाया जाता है, जरा देख ले उसको भी हम लोग। तो स्टार्च का एक रूप जो है वो एमाइलोज होता है, एमाइलोज, ठीक है, जिसको एमाइलोस भी कहते हैं। और एक होता है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, पहला पॉइंट, यह स्टार्च का 10 से 20% बनाता है, यह जो है ना, यह स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है, मात्र इससे 10 से 20% बनता है, और यह 80 से 90% भाग बनाता है, यह 80 से 90% भाग स्टार्च का तैयार करता है। तैयार करता है, ठीक है। इसमें एक चार ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक चार ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता है, ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता है, एक चार ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बंधन याद होगा तुम लोग को, एक चार ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता है। और इसमें जो है वो क्या होता है, इसमें दो तरह का, एक चार और दो छः, इसमें एक चार एवं एक छः ग्लाइकोसिडिक, एक चार एवं एक छः ग्लाइकोसिडिक बंधन बनता है। ठीक है, यह जल में विलेय होता है, यह जो है वो जल में विलेय होता है। दोनों में अंतर हम लिख रहे हैं, यह जल में विलेय होता है, और ये वाला जल में अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, यह रसीनुमा सरल संरचना है। चौथा पॉइंट, यह रसीनुमा सरल संरचना है, सरल संरचना है। और इधर वाले में यह शाखित चदरनुमा संरचना है,
यह शाखित चादर नुमा संरचना है। चादर नुमा संरचना होता है।